नमस्कार। मैं राकेश परमार। सबसे तो पहले सत्यमेव जयते। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और सत्य का विजय हो, सत्य का विजय होता है। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली मोरल विक्ट्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय से आया कि अब मामला सुशांत सिंह के परिजनों के प्राथमिकी के आधार पर होगा और उस प्राथमिकी में जिन जिन इंगित किया गया था वो इसमें रेखांकित किए जाएंगे और उन बिंदुओं पर जांच की दिशा दशा निर्धारित होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि अब मुंबई पुलिस ने अब तक जो उन्होंने कोई तहकीकात तो किया नहीं, लेकिन जो भी दिखावा या ड्रामा किया उसकी मूल प्रति अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपनी पड़ेगी। तो वो जो नेपोटिज्म के आसपास केस को घुमाने के लिए घुमाया जा रहा था, तो अब वो भी बिंदु इसमें ऐड हो जाएंगे। मित्रों, कुछ बातें मैं सुशांत सिंह राजपूत पर एक बार बोला था कि एक था सुशांत, आज मैं बोल रहा हूं कि सुशांत सिंह को क्या न्याय मिल पाएगा और ये सीबीआई तक मामला गया क्यों। सिलसिलेवार आपसे बात करते हैं। ओंकार नाथ सिंह जी को नमस्कार। मित्रों, ये सीबीआई जांच की मांग से पहले सबसे जरूरी मुद्दा आपके लिए जानना है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। महाराष्ट्र की सरकार डे वन से पहले दिन से ही अपने आप को बताने में व्यस्त रही कि ये विक्टिम तो असली हम है, आप बेकार रिया सिया इधर उधर घूम रहे हो, असली तो कातिल हम हैं सुशांत के। क्योंकि किसी ने भी उसमें उद्धव ठाकरे और उनके बेटे का नाम नहीं लिया था। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने बोला कि मैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली, जबकि किसी जांच एजेंसी ने, सुशांत के परिवार ने, सुशांत के वकील ने और सुशांत के चाहने वालों ने आदित्य ठाकरे का नाम पहले कभी नहीं लिया गया। कुछ राजनीतिक बयानबाजी आई कि भाई सरकार ढीलापन कर रही है, ये कर रही है, वो करे, बट किसी ने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया था। सबसे पहली बार रिया चक्रवर्ती ने बोला कि मैं आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। चोर के दाढ़ी में तिनका। सुशांत सिंह राजपूत का जब आत्महत्या हत्या जो भी संदिग्ध मौत हुआ, उसमें महाराष्ट्र पुलिस के वो जाबाज लोग, जिन्हें मैं एक बार पहले कहा था कि मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि उन पुलिस वालों का विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि हो सकता है चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ये सब देश उन होनहार पुलिस वालों की मांग कर दे कि भाई वो कौन से दिव्य दृष्टि वाले आपके पुलिस वाले हैं जिन्होंने बिना पोस्टमार्टम अंदर झांक के देख लिया कि आत्महत्या है। क्योंकि ये बड़ा कानूनी चीज है। मुझे तो ये भी आशंका थी, मैंने अपना आशंका भी व्यक्त किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन भारत के प्रधानमंत्री के सामने ये मांग रख दे कि आप एक काम करिए, आप ये ढोकलाम मुकलाम ये सब रख लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं फिंगर 4 1 2 3 अपना भी कुछ हिस्सा आपको दे देता हूँ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हड़प लिया था उसको भी दे देता हूँ, अक्साई चीन वगैरह सब, आप मुझे वो दिव्य दृष्टिया दे दीजिए जो बिना पोस्टमार्टम के ही झांक लेते हैं, जिनके पास वो काबिलियत है कि वो बता देते हैं कि आत्महत्या है। क्योंकि वो अगर ऐसे आदमी चीन के पास होगा तो बहुत बड़ा अनोखा काम कर जाएगा। मुझे यह आशंका थी, लेकिन शुक्र हो कि चीन में ताना तनी के भी चीन ये मांगने की हिम्मत नहीं कर सका। मोदी जैसा राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, उन्होंने सोचा कि यार ऐसा ना हो मोदी जो है चढ़ाई कर दे, बोले इतने होनहार पुलिस वाले हमारे लिए रहेंगे कि तेरे लिए रहेंगे। मुझे यह आशंका थी। अब सिलसिलेवार देखिए कि मुंबई के सरकार कहाँ गलती की और कहाँ लोगों का इस पर संदेह पुख्ता होना शुरू हुआ। सबसे पहले मैं कानून का बड़ा छोटा विद्यार्थी हूँ। मैं तो महाराष्ट्र सरकार में तो एक से एक वकील लोग हैं, तो मैं उनके सामने बिल्कुल एफिडेविट बनाने जैसे ज्ञान रखता हूँ, मेरी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। लेकिन तो क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो बिगिनिंग फ्रॉम द स्पॉट होता है। मतलब जांच की शुरुआत उस घटना स्थल से ही होता है जहां पर घटना हुआ है। ये दुनिया भर के हर जगह के जांच, उसके बाद वो दायरा बढ़ता जाता है, लोग उसमें आते जाते हैं, पकड़ में आते जाते हैं और जांच कुछ प्रभावित होता है, कुछ दुष्प्रभावित होता है, कुछ दिग्भ्रमित किया जाता है, वो अलग है। पहला जांच उस स्पॉट से होता है जहां पर क्राइम हुआ है।
पहली बार ये घटना हुई कि मुंबई पुलिस उस घर में गई ही नहीं जहां पर सुशांत का हत्या आत्महत्या कुछ हुआ, वहां उस घर को क्लीन चिट दे दिया, घर को गया नहीं, वो नेपोटिज्म के अंदर घूमते रही। मतलब महाराष्ट्र पुलिस डे 1 से जानती थी कि यह हत्या है, इसलिए वहां न जाओ। मैंने एक बार कहा था कि रिंग समुद्र में फेंकी गई है, उस पर मछुआरे ने अपना पांव रखा है और बाकी हर जगह पूरे समुद्र में छनवा रहे कि घूमो घूमो घूमो, और लोगों को दिखा रहे कि देखिए तब से मेरे गोताखोर पूरे समुद्र को छान दिए, कहीं भी रिंग नहीं मिली है। रिंग के ऊपर तो असली मेन मछुआरे का पांव रखा हुआ है। यही मुंबई पुलिस फांसी के दौरान जो वहां में लोग पिठानी सिठानी थे उनमें से किसी का बयान नहीं लिया, किसी से नहीं पूछा कि भाई एक चीज बता, जब ताला तोड़ने के बाद 10 कदम पर उसकी बहन रहती थी, तूने उसको बुलाना उचित नहीं समझा, और 100,000 कदम दूर पर रिया सेन और उसके भाई का गर्लफ्रेंड रहती थी, उसको तू बुलाई। वो लड़की आई और पूरे घर का दस्ताना पहन करके अपना सबूत मिटाई, अब क्या कर रही थी वो भगवान जाना, मैं नहीं जानता, बट वो जो मेडिकल ग्लव्स पहन करके वो अपना घूमती फिरती रही, उसके बाद बॉडी नीचे उतरा है। मतलब ये बड़ा समझने वाली बात है कि आत्महत्या या हत्या, कहीं एक अप्राकृतिक मौत जब होता है तो सबसे पहले लोग बदहवास में हो जाते हैं, इतना उनके पास समझ शक्ति नहीं होती कि ताला तोड़ने वाला बुलाओ, ताला तुड़वा करके बिना दरवाजा खोले उसको बाहर निकालो और गेट तक जाके छोड़ो कि कहीं गेट से मतलब मेन गेट से बिल्डिंग के मेन गेट तक जाकर के छोड़ो, उसके बाद दरवाजा खोलो और खोलते सबसे पहले बॉडी को नीचे उतार करके उसको लिटा दो, उसके बाद दूसरे को बोलो। ये कभी हुआ ही नहीं। दूसरी, आज तक एक पत्रकार उस रूम में गए थे, ये हमारे जैसा रूम है, मतलब अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये मेरे जैसा रूम है। मैं चाहूँगा कि एक बार उसकी वर्णन दिखा दूँ। देखिए ये है मेरा रूम, ये पंखा है जो देख रहे हैं आप, ये पंखा और ये मेरा बेड है। ये देखिए मैं बेड पर बैठा हूँ, ये स्टूल पर लगा करके। ये जो ऊंचाई है हमारी इस कमरे की, वो इतना ऊंचा नहीं है कि मैं इस पर आत्महत्या जैसा कोई काम कर सकूं, मतलब इतनी लंबाई नहीं है। हर घर का यही होता है, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है वो गांव के पहले राजवाड़ा जैसे नहीं होता है कि 20 फीट 50 फीट का होता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई एक बार इस बात की जांच कर ले कि एक आदमी इसमें 6 फुटे जगह लटकेगा कैसे। दूसरी बात, वो फंदे पर झूला कैसे, उसमें कोई स्टूल, कोई बाल्टी, कोई ऐसी चीज जिस पर चढ़ करके उसको लात मार के आदमी लटकता है, जो फांसी का आम प्रक्रिया होता है कि आदमी गले में फंदा लगाता है, किसी से चुन्नी से भी लगा सकता है, कुर्ती से भी लगा सकता है, वो उसके बाद जो उपलब्ध हो और लगा करके और कूदेगा तो झटका देगा ना उसको, तब जाकर तो लटकेगा। वो उसके पास नहीं था। पुलिस के आला अफसर को ये उचित भी नहीं लगा कि पूछे कि भाई फंदा से झूला कैसे, ये उन्होंने गवारा ही नहीं समझा क्योंकि रिपोर्ट आई ही नहीं है। दूसरा क्या बात है कि सबसे पहली बार एक स्टार मरा है। स्टार कोई अमिताभ बच्चन इतना मशहूर कलाकार सुशांत सिंह नहीं था, ना ही मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र जैसा बड़ा आला दर्जे का, ना ही शाहरुख खान और सलमान जैसी लोकप्रियता थी। वो इनसे आगे निकल सकता था, कल उसका भविष्य था जो इन सब लोगों को पीछे छोड़ सकता था। लेकिन नो डाउट कि आज सुशांत सिंह राजपूत ना तो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन इन लोगों के मुकाबले का कलाकार नहीं था। तब भी महाराष्ट्र शासन को इसमें आ करके रोज पुलिस के प्रवक्ता की तरह से बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी। देशवासियों को यही संदेह हुआ कि क्या बात है, दाल में काला है कि पूरा दाल ही काला है। ये एक बात सबके सामने आई। दाल में काला का एक और प्रमाण है कि सुशांत के मैनेजर का जो हत्या हुआ है या आत्महत्या हुआ है, वो भी संदिग्ध है। 14वें मंजिल से बिना कपड़े के कूद गई वो। मुझे नहीं मालूम, मैं भी कोई हम लोगों को कई बार क्राइम सीन की जांच वाच की भी कुछ पढ़ना होता है तो क्राइम स्टोरी पढ़ते हैं। तो हमने अपने जब तक के क्राइम कोई स्टोरी फिल्म कोई पढ़े हैं अखबार की कटिंग, हमने कहीं नहीं देखा है कि कोई पुरुष या महिला जिसको आत्महत्या करना वो पहले अपने पूरा वस्त्र उतारेगा, उसके बाद नग्न अवस्था में कूदेगा। ऐसा होता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या दिखाया जाएगा या हत्या दिखाया गया था, वो था कि वो कपड़ा पहने था, निकर पहन करके आमतौर पर आदमी घर में रहता है, वो शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुआ था और उसमें उसने फंदा लगाया। फंदा की प्राइमा फेसी जो होता है वो गले में आप लगाएंगे ना तो ऐसे झटका मारेगा, तभी तो होगा लटकेंगे, या पीछे का कहीं एक जगह इस पर
भी का मार्क होगा, जब उसके गले में ना राउंड मार्क था, आगे पीछे से राउंड मार्क था। उसके पाँव में जख्म था, चेहरे पर जख्म था। चेहरे पर तो कोई उसके कलकल का निशान हुआ नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टार था। चेहरा उसका चेहरा ही मुख्य चीज है, चेहरे से कमा रहा था, तो वो चेहरे पर इतना जख्म दाग धब्बा लेकर के तो होगा नहीं कि भाई चलो आज मेकअप नहीं किया इसलिए उसका दाग दिख गया। वो मार का निशान था, काला घुसे उसे से मारने या दबाने उबाने से होता है। प्रथम दृष्टिया वो हत्या लग रहा था, क्योंकि आत्महत्या का कहीं कोई सीन उसमें था ही नहीं, प्रतीत ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस उसको प्रथम दृष्टिया बिना पोस्टमार्टम का उसको हत्या घोषित करी। तीसरी बात, दो एम्बुलेंस आया। होता है, आप हड़बड़ी में इतना बड़ा स्टार मर गया है तो आप फोन 4-5 एम्बुलेंस को कर दिए होंगे, बिल्कुल हो गया था। एक आ जाता है, उसके बाद चौकीदार या वो लगाते भाई एक आ गया, अब आप जाइए, धन्यवाद, आपको पैसा लेना पैसा लीजिए या वैसे ही चाहिए। ऐसा होता है कि भाई दूसरा एम्बुलेंस पहले जो आ गया उसमें बॉडी डाल दी गई, या देखा कि भाई इस एम्बुलेंस का स्टैंडर्ड ठीक नहीं, तो इसकी स्टैंडर्ड बना लगा भाई तू खाली कर खट। दो एम्बुलेंस पैरेलल गई अस्पताल तक। एक नजदीक में अस्पताल, बांद्रा बहुत स्टैंडर्ड जगह है, मुख्यमंत्री बांद्रा में रहते हैं और राज ठाकरे रहता है बांद्रा में। बांद्रा बहुत बांद्रा में बड़े बड़े स्टार रहते हैं। मुंबई बांद्रा महंगा इलाका है, बड़े बड़े लोग होगी, 26-27 लाख तो वही खुदे घर किराए पर रहता था। तो बांद्रा में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, सरकार के भी और उसके भी। उन हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसके बाद उसको फिर कूपर अस्पताल में लिया गया, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जिसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है, बड़ा बदनाम हॉस्पिटल है। और दो एम्बुलेंस बार बार ट्रेवल की, ये एक बड़ा चिंता का विषय। दूसरा एक और था प्राइमा फेसी, जो हम सब लोगों ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत 6 फुट का आदमी था। जब उसकी बॉडी का फोटोग्राफ आया, वो पीठ के बल सोया हुआ है, लेकिन जब वो एम्बुलेंस में गया तो करवट के बल लेट के जा रहा था। और उसका 6 फुट का शरीर 6 फुट के एम्बुलेंस में बाहर निकला हुआ था। उसका पेट और छाती के बाद कुछ ऐसा था जैसे कुछ और रखा गया हो, ऊंचाई ज्यादा थी। हालांकि एक टीवी चैनल तो कहा है कि उसमें 2 आदमी था, देखने से प्रतीत भी हो रहा था, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए ये नहीं। बट ये मेरे लिए तो है कि आप एक अस्पताल में से मरा हुआ आदमी को दूसरा अस्पताल में क्यों लेके गए? जिंदा तो था नहीं कि भाई आप उसको बेटर अस्पताल के लिए दूसरे में लेकर, जिंदे आदमी को दूसरा जगह क्यों लेकर के गए? क्या वो आदमी आपके हिसाब से रिपोर्ट बनाने को तैयार नहीं था, इसलिए आप दूसरा हॉस्पिटल में लेकर गए? संदेह नंबर 1। तीसरा क्या था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहला 2 चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। पोस्टमार्टम इसीलिए कहते हैं, कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ, ये 2 बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई मरने का कारण क्या और मरने का समय क्या है? कारण तो लिखा गया कि दम घुटने से मरा है, लेकिन समय नहीं लिखा कि कितना बजे मरा है, क्योंकि अगर समय आ जाता तो पता चल जाता ना भाई कितने देर के बाद दरवाजा खुला, कितने देर के बाद पुलिस आई, कितने देर के बाद टूटा गया, कितने देर के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाती थी। मतलब डे 1 से ही इसमें कुछ ना कुछ संदेह दिख रहा है। अब रायबरेली तो हर क्षेत्र में, राजनीति में है, सिनेमा में है, और रायबरेली तो कोई बड़ी चीज नहीं ले रही। रायबरेली से हत्या नहीं होता है, ये एक मतलब देखा गया। नहीं तो हत्या के लिए तो अभी कितने लोगों को मरवा दिया जाता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिल्कुल गरीब आदमी, दिल्ली में ही हमारे यहाँ सिक्योरिटी का काम करता था, मैं मैनेजर था। नवाजुद्दीन सिक्योरिटी का दिल्ली में हमारे यहाँ काम करता था, आई वॉज मैनेजर देयर। वो मुंबई में आज जा करके सुपरस्टार बना हुआ है, तो उसको कहीं नहीं मरवा दिया। मैं फिल्मी रायबरेली के लिए उसका हत्या हो गया हो, ये प्रथम दृष्टा नहीं लग रहा, क्योंकि वही शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इन लोगों के भी परिवार का कोई आदमी नहीं, तो ये सब तो आगे बढ़े। उसी फिल्म इंडस्ट्री में हमारा मनोज तिवारी, रवि किशन, ये भी तो आगे भाई, इनके पास भी तो कोई नेपोटिज्म जैसा कुछ थी नहीं था, उसका भी कोई गॉडफादर नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज का लड़का गया है और बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। बाकी और लड़के हैं, और बहुत नए लड़कों को मैं नहीं जानता, क्योंकि अब 3 घंटा फिल्म देखने का समय नहीं होता, और ऐसे लड़के स्टंट करते हैं, सिनेमा को देखने को अच्छा भी नहीं लगता है। अब जैसे लॉकडाउन में आदमी घर में बंद है तो यूट्यूब पर पुराना पिक्चर देख रहा है, नहीं देखने लायक नहीं। एनीवे, मैं पिक्चरों को बात नहीं कर रहा था। अब था कि सुशांत सिंह राजपूत में सरकार की बिलबिलाहट क्यों। दूसरा देखिए कि जैसे किसी ने बोला वो जिया खान वाला हत्या सरकार तुरंत आ गई, उसका इससे मतलब नहीं है। अब जो बातें छनके आ रही है वही छनके आ रही है कि आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा, ये दोनों मित्र हैं।
और ये लोग अपना रातें रंगीन करते रहते हैं, सिनेमा पार्टी वोटी में घूमते रहते हैं। आदित्य ठाकरे के तो कई रंगीन वीडियो और फोटो आए हैं जो सिनेमा फिल्मी पार्टियों में वो फोटो सेशन होता है, वहाँ कोई अश्लील और कोई गंदी चीज़ नहीं है। पहले अब मैं स्पष्ट कर दूँ, आमतौर पर जब कोई फिल्म फेयर या कुछ होता है या सिनेमा का प्रीमियम होता है या कोई किसी का जन्मदिन होता है या कोई मरणदिन होता है तो एक बैनर लगाया जाता है, वहाँ सब जा करके फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद हाल में अंदर चले जाते हैं। अंदर कैमरा की इजाज़त नहीं, क्योंकि वहाँ पर दारू दूर पी करके गिरना उड़ना उल्टी करना होता है तो कैमरा की इजाज़त नहीं है। कैमरा वाला वो गेट पर खड़ा होता है। आदित्य ठाकरे का भी कई हीरोइनों के साथ फोटो है, मतलब वो फिल्मी पार्टियों में आने जाने वाले आदमी थे, आने जाना पसंद था उनको, फिल्मी रंगीनियाँ उनको सुहाता था, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। तो इसी फिल्मी रंगीनियों में कहीं रंगीनियात भी हो गई होगी, इसका आशंका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के शासन कह रही है, महाराष्ट्र की जनता कह रही है, महाराष्ट्र के नेता लोग कह रहे हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि महाराष्ट्र सरकार इतनी उतावलापन क्यों थी? दूसरा, वो जो लोग मांग कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की इतनी हैसियत नहीं थी कि इतनी महंगी वकील करे, उसका फीस कहाँ से आता था, कौन उसको फाइनेंस करता था, ये सब चीजें संदेह के घेरे में। वो ईडी और सीबीआई उसकी जांच करेगी। ये तो प्राइमा फेसी जो निकल के आया उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि रिया सेन दोनों हाथों से लूट रही थी सुशांत को। सुशांत के पैसे पर उसका भाई ऐश कर रहा है, उसका बाप ऐश कर रहा है, उसकी माँ ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसा खर्चा करे, 1 करोड़ रुपया खर्चा करे, 1 साल में 18 करोड़ रुपया घोट गई, खर्चा कर गई। मतलब फिजूल खर्ची उसकी इतनी ज्यादा थी, सुशांत से परेशान रहता था। ये प्राइमा फेसी आया हुआ है। इन सब बातों से जाकर के जो सबसे बड़ा ताबूत का अंतिम कील हुआ वो हुआ बिहार पुलिस का मुंबई पुलिस के द्वारा अनादर। आमतौर पर एक कटसी है कि अगर कहीं की पुलिस जाती है तो वो लोकल पुलिस उसको सपोर्ट करती है। उस इलाके का एक हवलदार स्तर का आदमी, इंस्पेक्टर स्तर का आदमी, कोई एक आदमी जो उस एरिया का जानकार वो उसके साथ रहता है ताकि वो रूट बताए। उसको क्या पता कि बांद्रा कहाँ है, जुहू कहाँ है, बरली कहाँ है, बोरीवली कहाँ है, ये तो पता नहीं है पटना पुलिस को। तो वो मुंबई पुलिस को पता होगा कि वो क्या जी, एक आदमी बोरीवली में चलो जी, एक आदमी बांद्रा में चलो जी, एक आदमी अंधेरी में चलो जी, एक जुहू में चलो जी, उसको पता होगा। लेकिन पटना पुलिस को एस्कॉर्ट देना छोड़ो, साधन भी नहीं दी गई। अब पटना वाला पुलिस बेचारा ऑटो में घूम रहा है, 3 व्हीलर में, रिक्शा में घूम रहा है। उसके बाद एक आदमी टीवी पर देखा, बिहार का आदमी, मुंबई में तो बिहार के एक से धनाढ्य से पैसे पावर प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, उसने अपनी गाड़ी दी, बोला भाई साहब आप बिहार के शान है, बिहार की पुलिस है और हम बिहारी हैं, किस बात के लिए आप मेरी गाड़ी लेकर के घूमे। उसका बयान है कि देखिए इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों घूम रही, इसकी जांच होगी। मतलब वो इनडायरेक्टली उस आदमी को धमका रहा है कि भाई तुम गाड़ी दे रहे हो, अपना सुविधा दे रहे हो, तो तुम जांच के घेरे में आ जाओगे। लेकिन फिर भी बिहार पुलिस डिगी नहीं। बिहार पुलिस के उन अफसरों को मुजरिमों की तरह से थकील करके बस में, ट्रक में बैठे, बस में नहीं ट्रक में, जिसमें वो मुजरिम लेके जाया जाता है, वो भी 3rd क्लास का मुजरिम। कोई बड़ा मुजरिम होता है वो बड़ी गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी में जाता है। जो 3rd क्लासी मुजरिम पकटार, चोरी, पकटमारी वाली छिनताई में पकड़े जाते हैं, उन सबको ट्रक में भेजा जाता है। क्योंकि हम रोज कोर्ट में कैदियों का आता देखते हैं कि वो ट्रकों में कौन आ रहा है, बसों में कौन आ रहा है और बढ़िया गाड़ी में कौन आ रहा है, कैदियों का आना जाना देखते हैं, वास्ता है कोर्ट में देखने का। तो वो उनको धकेल करके जिस तरह से धक्का दे करके भीतर लेके जा रहा है पुलिस वाला, वो एक बड़ा मतलब अंतिम कील साबित हुआ। उससे भी बड़ी बात कि एक पुलिस का अफसर 4 घंटा तक अपने दरवाजे पर खड़ा करके भी नहीं मिला। 4 घंटा वो किससे बात कर रहा था कि मिलूँ ना मिलूँ, का मिलूँ ना मिलूँ, उसको कहाँ से निर्देश आ रहा था, और 4 घंटे में निर्देश है कि मत मिलो उसको। ये सब चीजें सरकार, महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध जा रही थी और इसमें लग रहा था कि सरकार इन्वॉल्व है, सरकार का कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा था। स्लोगन तो यही लगा कि सरकार, मोदी जी ने बेटी बचाओ अभियान चलाया है और ठाकरे जी ने बेटा बचाओ अभियान चलाया है और बेटा बचाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से मोदी जी बेटी बचाने में तन मन धन से लगे हैं, उसी तरह से ठाकरे जी बेटा बचाने में लगे हुए हैं। ये स्लोगन देश के लोगों के बीच में चलने लगा। अब एक और ब्लंडर मिस्टेक एक्चुअली होता क्या है कि जब आप गलती करेंगे ना तो फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। उनको लगा कि बिहारी अच्छा यहाँ आ जाएगा। एक आईपीएस अफसर, आईपीएस ऑल ओवर इंडिया का, इंडियन पुलिस सर्विस है वो, भारतीय पुलिस सेवा है वो, बिहार पुलिस सेवा, महाराष्ट्र पुलिस सेवा नहीं होता। जो वहाँ के कमिश्नर है वो भी आईपीएस ही है। हो सकता है उनको केंद्र में बुला करके लगाया गया या पटना का डीजीपी वगैरह सरकार चाहे तो बुला कर लगा दी। वो जो तिवारी जी आईपीएस अफसर है
उसको ऐसे अरेस्ट किया जैसे वो गली का बेवड़ा हो। मुंबई के सड़कों पर घूमने वाले मवालियों की तरह से उनको अरेस्ट करके चौल में बंद कर दिया। जबकि प्रोटोकॉल ये है कि जब आईपीएस स्तर का आदमी निजी दौरे पर भी जाता है पटना उठना, तो वो पुलिस मेस जो आईपीएस मेस होता है, वो आईपीएस मेस में अपना कमरा लेगा, वो होटल में नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसकी मर्जी होगी कि मैं 5 स्टार में जाऊंगा, हालांकि वो भी 5 स्टार स्तर का ही होता है, उसमें उसकी व्यवस्था बड़ा टाइट होती है, बहुत बढ़िया होता है। दिल्ली में भी आईपीएस मेस है, हमारे भी कई लोग आईपीएस जानने वाले, आईएएस जानने वाले लोग हैं। वो जब आते रहते तो हमको मिलने के लिए बोलते कि फलाना वाले में बैठा हूँ, तो हमने कहा कि होटल में चले जाते हो, हम आपका जानने वाला तो फला होटल था। अरे यार, इतना बढ़िया शान कहाँ मिलेगा भाई, आईपीएस है, 4-5 भाई लोग मिल जाएंगे, ये वो दुनिया जहाँ। लेकिन उसको आईपीएस मेस में रिक्वेस्ट मांगने पर भी उसको दिया नहीं गया। वो बेचारा आया, एक जगह चौल में रहा, और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका हाथ पर ठप्पा लगा दिया गया, जिस तरह से अमिताभ बच्चन के तिरछा में लगा दिया कि तेरा बाप चोर है, उसमें ठप्पा लगाया गया कि अब आप 15 अगस्त तक क्वारंटाइन में रहिए। एक आईपीएस स्तर आदमी का सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसमें आए कि जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं वो क्वारंटाइन नहीं होंगे, और खासतौर से पुलिस तो कहीं ऑल ओवर इंडिया में क्वारंटाइन नहीं हुई, क्योंकि पुलिस तो कोरोना वॉरियर के रूप में फ्रंट लाइनर ड्यूटी देती थी। अब पुलिस क्वारंटाइन का तो पहली बार सुना गया था, मतलब पुलिस क्वारंटाइन। अरे पुलिस तो क्वारंटाइन की ड्यूटी निभा रही थी, रोड पर ड्यूटी दे रही थी, तभी तो कितने पुलिस वाले कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे। पुलिस वाले का तो ध्यान में दिल्ली में हो गया। इन सबको धक्का बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वो सब कुछ किया जो उसकी बदनामी कराने के लिए, उसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए काफी हो। और तब जाकर के बिहार सरकार का बांध टूटा और उन्होंने कहा कि यार ये मामला तो महाराष्ट्र में होगा ही नहीं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। असल में महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या थी? देखिए, उसका 2 चाह था। पहला चाह ये था कि वो देश को, जनता को बताने के लिए गोल 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 घुमाती रहती, और जो जो फिल्म वाले लोग चंदा नहीं दिए थे उन सबों को बुलाती रहती, आज भाई तेरा भी सुशांत वाले केस में नाम डालना है, अच्छा तू भी पार्टी में मिला था, ये वीडियो है। अब उनको बात बुलाएगा, भाई बोलो का, और अगले बार चंदा बढ़ा रहे हो ना। यार जिन लोगों ने चंदा, भाई उनको यही लगे कि भाई चंदा वाला रेट देखो पिछला बार बड़ा कम था, तूने फलाना वाला पिक्चर में इतना 200 करोड़ कमाया हो और तो 20 करोड़ मत पहुंचाया, ये गलत बात है, अगले बार नाम डाल देंगे। तो यही उनको धमकाया जा रहा था, अपनी उल्लू सीधा की रही थी। वो चंदा लेने के लिए उनको दबाया जा रहा था, और देशवासियों को बताया जा रहा था कि देखो मेरा काम बहुत बढ़िया हो रहा है, हम जांच कर रहे हैं। यही करते करते जब दिमाग पर से स्मृति पटल से सुशांत हट जाता है, क्योंकि यहाँ तो एक से एक लोगों का हट गया, उसके बाद वो क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं, और क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद सब ठंडा हो जाता। एक बार क्लोजर रिपोर्ट लग जाता तो फिर कोर्ट भी उसको डिसऑन नहीं करती, क्योंकि आयोग ही सबसे बड़ा होता है, और आयोग को आ देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस तो अपने से जांचने नहीं जाएगी, जांचने तो पुलिस ही जाएगी। पुलिस ने कहा था कि जी इसमें कुछ नहीं पाएगा केस में। क्योंकि देखिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में आत्महत्याओं का पुराना रिकॉर्ड है, पहली बार नहीं है। आप याद करिए, गुरुदत्त जवानी में ही आत्महत्या कर लिया। अब वो आत्महत्या कहता कि हत्या, और गुरुदत्त तो आके बताने से रहे। श्रीदेवी ने भी आत्महत्या कर लिया, श्रीदेवी। उसके पहले विद्या भारती भी छत से कूद गई थी। अब विद्या भारती जवानी में नई नई उसकी शादी हुई थी, वो काहे कूदेगी? तो वो तो अपना नई नई शादी के रोमांस और उत्साह को और उमंग में रहेगी, वो सारी जान काहे देगी भाई? लेकिन चूंकि क्या था ना कि शिशुपाल को एक बर मिला था कि तुम 99 अपराध करोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 100वां अपराध जहां हुआ मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। अब शिशुपाल को याद ही नहीं रहा, बोलता गया, जैसे 100वां हुआ सुदर्शन तो चला, उसका गर्दन कट गया। तो महाराष्ट्र सरकार भी शिशुपाल की तरह से 99वां अपराध सुशांत सिंह राजपूत वाला था। अब 100वां के पहले तो गर्दन फंसना ही फंसना था, उनकी गर्दन फंस गई, क्योंकि विद्या भारती वाले मामले में भी कुछ नहीं हुआ। श्रीदेवी का तो जितना हास्यास्पद बयान आया, वो तो सिनेमा में भी इतना हास्यास्पद नहीं आता। श्रीदेवी ने कहा है कि श्रीदेवी दारू पी करके स्विमिंग पूल में डूब गई, मतलब वो बाथ टब में, स्विमिंग पूल नहीं, बाथ टब ऐसा होता है जिस तरह से रजनीकांत ने डैनी को अंधा कानून पिक्चर में बाथ टब में डुबाया है। मुंबई फिल्म में कई लोगों को बाथ टब में, वो तो चूंकि नाक को ही पानी में डालना होता है, 2 मिनट आप सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस लेंगे तो पानी फेफड़े में जाएगा, आपका फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, मर जाएंगे। 3.5 मिनट मैक्सिमम रोकना होता है, और कितना ही बड़ा पहलवान होगा और कितना ही कमजोर निशान होगा तो 3.5 मिनट तक रोक सकता है किसी आदमी को, तब तक उसका काम होता है। श्रीदेवी कोई ना तो पहली बार दारू पी थी और ना ही पहली बार बाथटब में नहाई थी, दोनों नहीं था। बाथटब में वो स्टार थी, उसके घर में बाथटब होगा, उसके फार्म हाउस में बाथटब होगा, वो जिस होटल में रुकती होगी, वो जिस
दर्जे की कलाकार थी, वो स्वीट लेती होगी और बाथ टब वाला ही लेती होगी। हम जैसे साधारण लोग जाते हैं तो बाथ टब वाला व्यवस्था मिल जाता है होटलों में, तो वो तो बड़ा स्वीट लेती होगी, वो तो घंटों घंटों बाथरूम में नहा सकती थी। तो बाथ टब उसके लिए नया एक्सपीरियंस नहीं था कि हमारे जैसे गांव की महिला होगी कि पत्नी को पता नहीं, उन्होंने तो भागड़ में नहाई है, नदी में कूदी है, और नहीं तो बाल्टी से नहाई। उसको ये क्या है भाई, ये कौन सा, ये इतना बड़ा छोटा चीज है। अब ऐसे नाते पता नहीं चला, मुंडी नीचे कर गई और साबुन से मुड़ी उठाने पे काम हो गया। ऐसा भी नहीं था, श्रीदेवी का पहली बार तो नहाने हुई थी, और ना ही वो पहली बार दारू पी रही थी कि पी के तलमला गई। भाई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में शराब तो कुछ मैटर नहीं किया जाता, वहाँ तो शराब तो आम चीज है। तो शराब पी करके इतना बाकी गिर गई तब भी नहीं हो सकता। वहाँ पर जांच नहीं हुआ, और कई जांचें हुई। अभी एक अभिनेता और मरा टीवी वाला, उसका कोई जांच नहीं हुआ। ये एक नई लड़की, एक रात पहले फांसी के दिन वो नाच रही, एकदम उसका वीडियो आ रहा है कि बड़ी खुश है, नाच रही, नाचते नाचते वो इतना बड़ा नाच गई कि घर पे से ऊपर छत पे और कूद गई। इन सब चीजों को बताने में मुंबई पुलिस सबसे पहले साबित करने लगी को कूद गई। इसके पहले की पब्लिक पूछे कि मरते कैसे, उसके पहले ही सरकार ने कह दिया कि मर गई, 14वीं मंजिल से कूद गई। जब पेंट हाउस होता है ना, टॉप फ्लोर, उसकी सुरक्षा बाउंड्री इतना ज्यादा होता है ना कि कोई आदमी तलमला के या चक्कर खा के नहीं गिर सकता, वो बड़ी ऊंचाई होती है। वहां या तो आदमी स्टूल लगा करके जंप करेगा, या फिर कोई आदमी उसको उठा के फेंकेगा, क्योंकि 14 मंजिल का टॉप फ्लोर पे तो वैसे भी सुरक्षा बड़ा, खाली छत तो 14 मंजिल का होता नहीं है। और पेंट हाउस जो पार्टी वार्टी के लिए होता है, हर अब तो दिल्ली में भी होने लगा, मुंबई में आमतौर होता है, छत के ऊपर एक पेंट हाउस बना दिया, पार्टी शार्टी वहीं होती है। अब दिल्ली में भी कुछ कुछ बनने लगा, पर दिल्ली में उतना ज़्यादा नहीं है जितना मुंबई, मद्रास, हैदराबाद में हो रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। पेंट हाउस का उतना ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन मुंबई में हर घर के ऊपर एक पेंट हाउस है, और पेंट हाउस बड़ा महंगा बिकता है। उसकी सुरक्षा बहुत होती है, बहुत चारों तरफ से दीवार होता है, दीवार के बाद 2-3 फीट की जालीदार होता है हवा आने के लिए, न तो 7-8 फीट से ऊपर होता है, वहाँ पर गिरने का कोई व्यवस्था नहीं होता। कई लोग स्टील की जालीदार लगाते हैं कि हवा भी आता रहे और सुरक्षा भी रहे, और कई लोग पक्का दीवार बनाते हैं 3-4 फुट का, उसके बाद जाली लगाते हैं, उसके बाद लोहा लगाते हैं ताकि गिरे ना आदमी। कैसे गिर गए भैया, तलमला के पार्टी करते करते 7-8-9 फुट की दीवार कैसे कूद गए। पुलिस वाला ये भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पॉट पर नहीं जाके कि भाई इसमें आदमी चक्कर खा के तो गिर ही नहीं सकता जितना ऊंचा होता है। लेकिन मुंबई पुलिस समझे कि ये कोई दिक्कत नहीं, लोग बेवकूफ़ हैं, लोग भूल जाएंगे। फेसबुक व्हाट्सएप में कोई नया एक वीडियो जारी हो जाएगा, लोग उसमें रहेंगे, ये मस्त हो जाएंगे, और लोग कोरोना ये पर चले जाएंगे। लेकिन ये 99वां बीत चुका था, ये 100वां था। शिशुपाल का 100वां अपराध सुशांत सिंह राजपूत वाला था, गर्दन तो फंसनी थी, गर्दन फंस गई। अब बात करते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि सीबीआई भी कोई दूध की धूली नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस सरकार के दिशा निर्देश पर अपने बयान दे रही है, सीबीआई भी कोई एकदम दूध की धूली विष्णु के अवतार हो और चांद से टपकी हुई हो, आसमान से आई हुई हो, ऐसा नहीं है। ये भी तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, क्योंकि सीबीआई में तो हर्षद मेहता कांड अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं चला। बोफोर्स कांड का सच्चाई पता नहीं चला, तेलगी घोटाला वाला का चर्चा नहीं चला, कोई नया तो है नहीं। ये चीज मुझे डर है, ईश्वर करे कि मेरा डर एकदम निर्मूल हो, बकवास हो, मैं गलत सोच रहा हूं, मैं गलत साबित हूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। ऐसा तो नहीं कि अब ये सीबीआई जांच केंद्र सरकार के लोकसभा में बहुमत के काम आवे, राज्यसभा में वोटिंग के काम आवे, विधानसभा में बिल पास कराने के काम आवे, महाराष्ट्र के नेताओं पर जो केस लगे हुए हैं उसको रिम्बर्स कराने के, बार्गेन के काम आवे। ये तो नहीं हो ना गिव एंड टेक वाला होने लगे, क्योंकि आप सब लोग समझदार आदमी हैं। मायावती नाम की एक महिला नेता है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी कई बार रही हुई हैं, और दलित का एक छत्र, दौलत की बेटी कहती कि मैं दौलत की देवी हूँ, दलित की देवी हूँ, हमने पूजा करो, क्या ये भगवान करके जाते हो। वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं, और इतनी भारी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं कि जब राजस्थान में उनके अपने विधायकों ने पूरी की पूरी पार्टी ही बदल दी, कांग्रेस में समाहित हो गए, उन्होंने तब इतना बड़ा ऐतराज नहीं किया था जब अभी पायलट वाला एपिसोड में कोर्ट तक चली गई थी। बताइए, सम्मिलित होना 1.5 साल पुराना मामला है, तब उनको कोर्ट याद नहीं आया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने की चांस थी तो वो कोर्ट तक चली गई। देखिए, ये है सीबीआई। ये मायावती का हृदय परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं है,
इसलिए कभी सीबीआई उनके पास है। यही मायावती जो मनमोहन सिंह का सरकार था और बहुजन समाज पार्टी की जोर थी और मनमोहन सिंह का हाथ में सीबीआई था, तो ये कांग्रेस का प्रचार करते थे, कांग्रेस के लिए वोटिंग करते थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे, क्योंकि ये सीबीआई है, ये है सीबीआई। तो कहीं ऐसा तो नहीं सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला भी इसी तरह से होगा कि वहाँ जो देवेंद्र फडणवीस पर जो केस लगा हुआ है और महाराष्ट्र में कई भाजपा नेताओं पर केस लगा हुआ है, जब से शिवसेना के और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई है, बहुत ज़्यादा केस भाजपा नेताओं पर बना हुआ है। ये अभी बहुमत के आधार पर फडणवीस पर कई घोटाले बने हुए हैं। ये अगर उसको शेल्टर करने के लिए नहीं होगा, सुशांत जाए, सुशांत का क्या फर्क पता है, क्योंकि राजनीति में सुशांत का, वो तो सुशांत के पिताजी का बलि चढ़ा दे, राजनीति में कोई किसी का होता थोड़ी है। मुझे ये आशंका है क्योंकि सीबीआई का रिकॉर्ड भी कोई बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। ईश्वर करे कि मेरा बात गलत हो। अब सवाल है कि सुशांत वाले केस में सीबीआई की साख, जो कि पहले से कोई बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, उसको अपने आप को प्रूफ करना है कि वो कितना जल्दी जांच शुरू करते हैं और कितना जल्दी रिपोर्ट देती है। जो चीज़ें बिल्कुल आम हवा में तैर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि सीबीआई जैसे निपुण लोगों की जांच की जरूरत है। हम जैसा साधारण आदमी देख रहा है कि भाई बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत कम है और यहाँ पर 6 फुट है नहीं, तो कैसे लटका जा सकता है, साफ दिख रहा है। पुलिस सिंपल 2 कांस्टेबल जाए और जो सुशांत सिंह के साथ वो 4 लोग हैं, उनका स्थान विशेष को थोड़ा सा गर्म किया जाए, थोड़ा सा लाल किया जाए, थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, थोड़ा सा पर झटका प्रेशर दिया जाए, 1 मिनट में तोते की तरह से सब बोलने लगेंगे कि आखिर ताला बुलाने वाले को तो उतने दूर से बुला लिया और उसके अपने बहन को नहीं बुलाया। सुशांत सिंह राजपूत के अपनी सगे परिवार के लोगों को नहीं बुलाया, उसके गर्लफ्रेंड कहिए, रखैल कहिए, जो कहिए, महिला मित्र कहिए। आजकल तो कानून ने भी बना दिया कि अगर आप दोनों लोग वयस्क हैं तो आप कुछ भी करिए, सरकार आपका शेल्टर करती है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्यों बुलाया। दूसरा बात है कि वो एक जो संदिग्ध महिला है वो टपाटप घूम फिर रही है, वो कौन थी। तीसरा ये है कि वो जो लोग उसमें बैठे थे उनको लाश उतारने की इतनी जल्दी क्यों थी भाई, पुलिस को आने क्यों नहीं दिया। और चौथा कि वो जिस कमीज से फांसी लगाया तो वो कौन सी कंपनी का था कि 6 फुटा जवान 75-70 किलो का आदमी का झटके से बर्दाश्त कर लिया और टूटा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि वो कंपनी वाला विज्ञापन दे कि वही हमारी टी-शर्ट कंपनी है, यही हमारा शर्ट है जिसने 72 किलो का आदमी 75 किलो का आदमी को लटका दिया और टूटा नहीं। मजबूती का मिसाल सुशांत सिंह का हो गया काम, ये करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं नहीं समझता कि फिर सीबीआई अपनी साख दोबारा फिर बना पाएगी, क्योंकि ये मामला हाईलाइटेड हो गया है। और मैं नहीं समझता कि जीत आपका इसमें है कि सीबीआई जांच की मांग मंजूर कर ली गई। जीत तब है जब इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी हो और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों को सजा मिले, तब जाकर के जीत है। सीबीआई के जांच ए से निकल करके बी में आया, इससे सुशांत के आत्मा को कहाँ शांति मिला, सुशांत के परिवार को कहाँ न्याय मिला, कोई नहीं मिला। तो न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखे, ये न्याय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि सिर्फ न्याय होना, लोगों को दिखे कि न्याय हुआ। और सीबीआई से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप सब भी मेरे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मैं बाद में टैग करता हूँ सरकारी साइट पर, सीबीआई को भी टैग करता हूँ, प्रधानमंत्री को भी टैग करता हूँ, गृह मंत्री को भी टैग करता हूँ। और कई बार मेरे वीडियो पर रिप्लाई भी आया है और कई बार मेरे वीडियो को ब्लॉक भी किया गया है। कई बार वीडियो आप देखते होंगे ना तो 4-10 दिन के बाद मेरे फेसबुक पर नहीं मिलता है, क्योंकि कई सरकारों के विरुद्ध हो जाता है तो ब्लॉक कर दिया जाता है, डिलीट करवा दिया जाता है फेसबुक से कह करके, तो वो सब भी होता है। लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जब इतनी पूरा नेपोटिज्म सेपोटिज्म पर हो रहा है तो 2-3 चीज़ हमसे पूछ लीजिए। एक बार जांच जिया खान का भी हो जाए, एक बार जांच वो सुशांत के मैनेजर का भी हो जाए, क्योंकि वो तो भी हाल ही का मामला है। और सबसे ज़रूरी जांच हो कि वो ठरकी बुड्ढा जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पगलाया हुआ नजर आ रहा था, उसके पिक्चर का डिसलाइक मिलने से उसे पूछा जाए कि भाई दादा पोती की उम्र के आदमी के गोद में मुंह में जिलेबी डालने का कौन सा रिश्ता है, क्या नाता है, क्या है, और ऐसा क्या कारण है कि जो तेरे संपर्क में आता है कुछ दिन तक तू ऐश करता है, बाद में वो पागल हो जाता है, परमीन बाबी से लेकर के और जिया खान तक। ये बात पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं उसका कहीं ना कहीं से उस ठरकी बुढ़े से संपर्क जरूर होता है। सीबीआई को एक बार इस विषय पर भी जांच करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि नेपोटिज्म सेपोटिज्म बहुत मैटर है, होता होगा, लेकिन नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 100-500 करोड़ खर्चा करने का होगा तो मैं अपने नालायक बेटे को लायक बनाने का प्रयास करूंगा। ओंकार नाथ सिंह जी मेरे को देख रहे हैं, बिहार में नेपोटिज्म नहीं है, राजनीति में नेपोटिज्म नहीं है। अब लालू प्रसाद को
अंगूठा टेप मुख्यमंत्री भी मिली थी अपनी पत्नी, और किसी को नहीं बना सकते थे। उसके ज़माने में तो एक से एक पढ़े लिखे विद्वान लोग उनके मंत्रिमंडल में थे, लेकिन इससे बड़ा नेपोटिज्म कहाँ है? तो कहाँ लालू यादव पर केस चला कि आपने नेपोटिज्म का अपने अंगूठा टेप वाले को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, जहाँ पर भगवान बुद्ध का शुद्ध ज्ञान है, जहाँ का वशिष्ठ नारायण अमेरिका में जाकर के झंडा गाड़ा है, जहाँ जहाँ जमीन खोदोगे विद्युता ही मिलेगी, जहाँ का IAS IPS मैक्सिमम दिल्ली में तो मैं समझता हूँ कि 90-95% IAS IPS बिहार के वो लोग होते हैं। वहाँ पर आप अंगूठा टेप वाले को मुख्यमंत्री बना दिए, और अब उसका बेटा छठवें में 6 बार फेल अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है। इससे भी बड़ा नेपोटिज्म है। रामविलास पासवान को अपना बेटा ही मिला था अध्यक्ष बनाने के लिए, जो कि बेचारा पैसे के बल पर सिनेमा में काम करने गया, सफल नहीं हुआ, तो वही आकर के बनेगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को अखिलेश से सबसे बड़ा तेज मिले थे कि भाई यही बनेंगे। अमित शाह को उनका बेटा क्रिकेट में कौन सा विधा में क्रिकेट खेल रहा था जिसमें क्रिकेट का सचिव बना दिया गया। तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? नेपोटिज्म सिर्फ मूवी फिल्म इंडस्ट्री में है। मैं नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, बट मर्डर हुआ है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्यों हुआ है ये CBI तुरंत जांच करे, त्वरित जांच करे और निष्पक्ष जांच करे, तभी जाकर के सुशांत का आत्मा को शांति मिलेगा और उसके चाहने वालों को न्याय मिलेगा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे पिंजड़े की तोता, पिंजड़े में बंद रह के भी तू बहुत कुछ कर सकता है। तू अपनी साख बचा और इस देश का सम्मान बचा। यही मांग है, यही मांग है और यही मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको शायद प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, सत्यमेव जयते।